नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिग्रहण न्यायालय। अधिग्रहण न्यायालय को अंग्रेजी में प्राइज कोर्ट भी कहा जाता है। प्राइज के समय में युद्धपोतों द्वारा खुले समुद्र में शत्रु या तटस्थ देशों से छीनी गई संपत्ति को पुरस्कार का नाम दिया जाता है। इस प्राइज के अंदर जहाज, सैनिक सामग्री इत्यादि शामिल की जाती है और इस सामग्री का स्वामित्व अस्पष्ट तथा संदिग्ध होता है। इस सामग्री के स्वामित्व का निर्णय करने के लिए अधिग्रहण न्यायालय की स्थापना की जाती है। फेनविक ने सही कहा है कि इस बात का निर्णय करना कि युद्धग्रस्त राज्यों ने युद्धग्रस्त अथवा तटस्थ राज्यों की जो चल और अचल संपत्ति हथियाई है वह कार्य वैधानिक है अथवा नहीं, अथवा उस संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए या नहीं, युद्धग्रस्त देश द्वारा स्थापित अधिग्रहण न्यायालय का कार्य है। अधिग्रहण न्यायालय राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं। ये युद्धग्रस्त देशों द्वारा अपने राज्य क्षेत्र में या अपने मित्रों के राज्य क्षेत्र में इसलिए स्थापित किए जाते हैं कि अपने युद्ध के जहाज़ों या क्रूज़र द्वारा पकड़े हुए माल की वैधता निश्चित करें। मित्र देशों में ऐसा न्यायालय नियुक्त करने से पूर्व उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक होती है। तो इस तरह से अधिग्रहण न्यायालय जल युद्धों में प्राप्त की गई संपत्ति के स्वामित्व का निर्णय करते हैं। स्थल या वायु युद्धों की लूट के माल का निर्णय इसके द्वारा नहीं किया जाता है। ये सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, लेकिन हम 3 कारणों को विशेष रूप से यहाँ देखेंगे। जैसे पहला ये कारण हम कह सकते हैं जिससे कि अधिग्रहण न्यायालय या प्राइज कोर्ट की आवश्यकता हमें महसूस हुई थी कि समुद्री युद्ध में छीनी गई या अधिग्रहित बहुमूल्य संपत्ति के स्वत्व निर्धारण के लिए अधिग्रहण न्यायालय आवश्यक है। दूसरी बात, जल युद्ध में अधिग्रहण सामग्री की वैधता निश्चित करने के लिए भी यह आवश्यक है। और तीसरा, तटस्थ राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिग्रहण न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। लॉरेंस की परिभाषा यहाँ इसे और अधिक स्पष्ट करती है कि यदि शत्रु की संपत्ति जो कब्जा करने योग्य है समुद्र पर छीनी जाती है तो उसके मूल स्वामी का अधिकार उस पर से समाप्त हो जाता है। कभी कभी इस बात का पता लगाना कठिन हो जाता है कि माल का असली स्वामी कौन है। विशेषकर इस बात का निर्णय करना तब आवश्यक है जब यह शंका पैदा हो जाती है कि माल किसी तटस्थ राज्य का हो। अतः एक न्यायालय की आवश्यकता होती है जो माल के स्वामित्व के बारे में निर्णय दे सके। मध्य युग में पाश्चात्य देशों में विशेष परिस्थितियों के कारण इन न्यायालयों का आरंभ हुआ। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात अक्षेत्रीय समुद्रों में शक्तिशाली राज्यों के अभाव के कारण बड़ी अराजकता बढ़ गई थी और उत्तरी तथा बाल्टिक समुद्रों में डेनमार्क के समुद्री डकैती करने वाले जहाज घूमने लगे। इससे व्यापार के लिए संकट उपस्थित हो गया और 13वीं शताब्दी में जल डाकुओं को पकड़ने के लिए यूरोप के व्यापारिक जहाज़ों के बेड़े को अधिकार पत्र दिए जाने लगे। इन जहाज़ों द्वारा पकड़ा हुआ माल अधिकार पत्र देने वाले देशों की सरकारों को सौंप दिया जाता था। उस समय एक एडमिरल्टी बोर्ड होता था जो व्यापारी बेड़े और पकड़े गए माल का नियंत्रण रखता था। यह बोर्ड पकड़े गए माल के स्वामी का पता लगाता तथा माल उसे सौंप दिया जाता था। सन 1589 में इंग्लैंड में पहली बार ऑर्डर इन काउंसिल द्वारा यह व्यवस्था की गई कि समुद्र में पकड़ा गया माल नौसेना के उच्च न्यायालय में पेश किया जाए और यह न्यायालय
माल के वास्तविक स्वामी का निश्चय करे। इस प्रकार के न्यायालय को प्राइस कोर्ट के नाम से पुकारा जाता था। वर्तमान में अधिकांश देशों में इस प्रकार के अधिग्रहण न्यायालय स्थापित हो गए हैं। तो इस प्राइस कोर्ट या अधिग्रहण न्यायालय के अर्थ और आवश्यकता से यह स्पष्ट हो गया कि इसके कार्य कौन कौन से हैं। फिर भी हम इसके कार्यों के ऊपर नज़र डालेंगे। जैसे क्षेत्रीय समुद्रों में पकड़े जाने वाले माल के मामलों की जांच करना, शत्रु के माल को पकड़े जाने पर उसको कानूनी तरीके से शत्रु का माल सिद्ध करके उसके विषय में अपना निर्णय देना, कानूनी तरीके पर अधिग्रहण न होने की दशा में उसे वापस करना और क्षतिपूर्ति की आज्ञा देना, लूट और अव्यवस्था से समस्त देशों के माल को सुरक्षित करना। तो युद्धकाल के समय में युद्धपोतों अथवा नौसेना द्वारा पकड़े गए सब प्रकार के माल अथवा जहाज़ों पर अधिग्रहण न्यायालयों का ही अधिकार समझा जाता है। जब कभी इस प्रकार समुद्र में कोई माल या जहाज पकड़ा जाता है तो उसे निर्णय के लिए निकटतम बंदरगाह में लाकर अधिग्रहण न्यायालय के निर्णय के लिए सौंप दिया जाता है। पेरिस की घोषणा के आधार पर निषिद्ध माल न होने पर तथा तटस्थ देश का होने पर उसे तटस्थ देश को लौटा दिया जाता है। यानी यदि माल तटस्थ देश का हो और उस पर लदा हुआ माल भी निषिद्ध नहीं हो या विनिषिद्धता की श्रेणी में नहीं आता हो तो उसे वापस लौटा दिया जाता है। और अधिग्रहण न्यायालय के कर्तव्य राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा ही तय होते हैं। इन न्यायालय के न्यायाधीशों की जिम्मेदारी बड़ी जटिल होती है। उन्हें राष्ट्रीय हितों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हितों का भी ख्याल रखना पड़ता है। मारिया नामक जहाज के मामले में लॉर्ड स्टोवेल ने कहा था कि मेरा कर्तव्य किसी विशेष राष्ट्रीय स्वार्थ के प्रयोजनों को पूरा करने वाली सामयिक और परिवर्तनशील सम्मतियां देना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विधि द्वारा तटस्थ और युद्धग्रस्त सभी देशों को बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष न्याय प्रदान करना है। इसी तरह रिकवरी नामक जहाज के मामले में सन 1807 में न्यायमूर्ति लॉर्ड स्टोवेल ने सही कहा था कि यह स्मरण रखना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन के राजा की सत्ता में यहाँ बैठने वाला न्यायालय राष्ट्र के कानून का न्यायालय है। यह अन्य देशों से वैसा ही संबंध रखता है जैसा कि हमसे। विदेशियों को यह अधिकार है कि वे इससे यह मांग करें कि हमारे राष्ट्रीय विधि शास्त्र से ग्रहण किए सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रों के कानून के अनुसार निर्णय करे। तो अधिग्रहण न्यायालय जब कोई निर्णय या कार्य करता है तो वो राष्ट्रीय हितों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हितों का भी ख्याल रखता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी ध्यान में रखता है। इनके स्तर की बात यदि हम करें तो अधिग्रहण न्यायालय के कार्यस्थल की बात करते हैं सबसे पहले, जिसमें इसकी स्थापना युद्धकारी अपने प्रदेश या अपने किसी मित्र राष्ट्र के प्रदेश में या अपने या मित्र राष्ट्र जल क्षेत्र के किसी युद्धपोत पर कर सकता है, परंतु तटस्थ प्रदेश पर या तटस्थ भूभागी समुद्र में किसी जलपोत पर अधिग्रहण न्यायालय की स्थापना करना अवैध है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1794 में यह निर्णय लिया था कि कोई विदेशी राज्य किसी तटस्थ प्रदेश में किसी प्रकार के न्यायालय की स्थापना नहीं कर सकता और इसलिए अमेरिका में फ्रांस के वाणिज्य दूतों द्वारा अधिग्रहण के मामले तय करना अनुचित था। अधिग्रहण न्यायालय के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी इसके अर्थ और परिभाषा इसकी व्याख्या में हमें स्पष्ट हो गया कि इसका क्षेत्र उन सभी वस्तुओं पर है जिन्हें युद्ध में किसी देश की नौसेना द्वारा पकड़ा जाता है। जो भी निर्णय यह न्यायालय देता है वह अंतिम समझा जाता है और इसके निर्णय की अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संसार के समस्त राज्य इन न्यायालयों के निर्णयों को मान्यता देते हैं। अधिग्रहण न्यायालयों के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं यहाँ आप सबके सामने चर्चा करना चाहूँगी। जैसे व्यवहार में चाहे अधिग्रहण न्यायालय राष्ट्रीय विधि लागू करते हों
परंतु राष्ट्रीय विधि में प्राय अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का समावेश हो जाता है। दूसरी बात, अनेक देशों की अधिग्रहण विधियां उन स्थितियों में जहां विधिगत व्यवस्था का अभाव हो या वह अस्पष्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का पालन किए जाने का स्पष्ट रूप से निर्देश देती है। तीसरी बात, ब्रिटिश न्यायालयों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि क्राउन द्वारा जारी किए गए अधिग्रहण विधि संबंधी अध्यादेश अधिग्रहण न्यायालयों के लिए बाध्यकारी नहीं है। जमोरावाद में लॉर्ड पार्कर ने कहा था कि अधिग्रहण न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन न करने के कारण उस सीमा तक अधिग्रहण न्यायालय के रूप में अपने उचित कार्य से वंचित हो जाएगा। और 1971 में भारत पाक युद्ध के उपरांत स्थापित भारतीय अधिग्रहण न्यायालयों ने भी यह स्वीकार किया कि इस न्यायालय की सत्ता और क्षेत्राधिकार का स्रोत राष्ट्रीय कानून है, परंतु उनके द्वारा लागू की जाने वाली विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि है। इस प्रकार अधिग्रहण न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निर्णय करते हैं, परंतु वे अपने राज्य की संसदीय विधियों से भी बाध्य है। अधिगृहित वस्तुओं को नष्ट करने के मामले में यदि हम जानें तो किसी जहाज की खराब दशा हो या जहाज की दशा खराब होने के कारण उस जहाज पर लदे हुए माल को तट पर लाना असंभव हो या शत्रु की शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों के कारण जहाज को तट पर लाना असंभव हो, तो ऐसी दशा में उस जहाज को उस पर लदे हुए माल को नष्ट किया जा सकता है। ब्रिटेन और फ्रांस के अधिग्रहण न्यायालयों ने अनेक बार इस तथ्य को स्वीकार किया, परंतु इस प्रकार के नियम तटस्थ देशों के जहाज या सामान के संबंध में लागू नहीं कर सकते। यदि किसी तटस्थ देश के साथ ऐसा व्यवहार कर दिया जाए तो उसे इस विषय में क्षतिपूर्ति कराने का पूर्ण अधिकार है। तो तटस्थ देशों के लिए अधिग्रहण न्यायालय का कोई अधिकार नहीं होता है इस तरह का। और प्राइज के लिए मुक्ति धन की व्यवस्था, यानी प्राइज न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून प्राइज के लिए मुक्ति धन को प्राप्त करने का निषेध नहीं करता। यह मुक्ति धन जहाज को पकड़ने के तुरंत बाद तथा प्राइज न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने के पूर्व प्राप्त किया जा सकता है। प्राइज के लिए मुक्ति धन प्राप्त करने की प्रथा का विकास 16वीं शताब्दी में हुआ था, परंतु अब इन देशों की राज्य विधि द्वारा प्राइज के लिए मुक्ति धन को प्राप्त करने के अभ्यास को वर्जित कर दिया गया है। तो इस तरह से प्राइज कोर्ट या अधिग्रहण न्यायालय महत्वपूर्ण न्यायालय है जो अपने राष्ट्रीय विधि के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी ध्यान रखता है। धन्यवाद।